नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, इससे पूर्व की जो कक्षा हुई थी उस कक्षा में हमने समास के बारे में अध्ययन किया था और समास की भी बात करें तो समास में एक सूत्र हमने पढ़ा था और आज हम उस अव्ययीभाव समास के जो हमारे लिए महत्वपूर्ण सूत्र है, द्वितीय सूत्र कह सकते हैं, उस सूत्र की चर्चा करते हैं। ठीक है, बात करें समास की तो समास कौन सा पढ़ रहे हैं? अव्ययीभाव समास। और अव्ययीभाव समास में एक सूत्र है, जिस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है नदीभिश्च। सूत्र का नाम देखो क्या है, सूत्र का नाम है नदीभिश्च। सूत्र का नाम क्या है भाई? नदीभिश्च। देखिए, शब्द से हमें बोध हो रहा है, शब्द से यह बोध होता है कि नदीभिश्च, कि नदी का मतलब नदी वाला कोई शब्द हो, नदीवाचक शब्द के होने पर। देखो, यानी किसी शब्द के, यानी संख्या मतलब संख्या अपूर्व द्विगु। हम जाके आगे पढ़ेंगे कि संख्या कोई शब्द यानी संख्यावाची शब्द के होने पर द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है नदीभिश्च, यानी नदी वाले शब्द, यानी नदीवाचक शब्द से पहले कोई संख्या हो। संख्या का मतलब काउंटिंग से आप कह सकते हो, 1 से लेकर के अनंत तक जो भी आपकी संख्याएं हैं, तो संख्या के साथ नदीवाचक कोई शब्द हो तो नित्य रूप से अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं? नदीभिश्च सूत्र ये कहता है, तो इस सूत्र का नाम क्या है? नदीभिश्च। सूत्र देखिए कौन सा है? सूत्र है नदीभिश्च। सूत्र क्या है भाई? नदीभिश्च। और नदीभिश्च सूत्र ये कहता है कि संख्यावाचक शब्दों के साथ, यानी संख्यावाचक शब्दों के साथ नदीवाचक शब्दों के होने पर नित्य रूप से अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। सूत्र कौन सा है? नदीभिश्च। ठीक है, सूत्रार्थ की बात करें, सूत्र का अर्थ क्या होता है? सूत्रार्थ की बात करें तो सूत्रार्थ होता है, क्या सूत्रार्थ हुआ? कि नदीवाचक शब्दों के साथ, है ना, या संख्यावाचक शब्दों के साथ बात हुई है, यानी नदीवाचक शब्दों से पहले संख्या के होने पर, है ना, नदीवाचक शब्दों के पहले संख्या के होने पर नित्य अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास होता है। यह अव्ययीभाव समाहार अर्थ में होता है। कौन से अर्थ में होता है भाई? समाहार अर्थ में। और समाहार का मतलब क्या होता है? समाहार का मतलब होता है समूह अर्थ में। कौन से अर्थ में होता है? समूह अर्थ में होता है। क्योंकि जो समास है, जिस समास की हम बात कर रहे हैं, समाहार द्विगु, यानी समाहार अर्थ में द्विगु समास होता है और संख्या पूर्व द्विगु। और जिसके समास के संख्या पूर्व में हो, यानी ऐसा कोई शब्द जिस शब्द के प्रारंभ में या पूर्व में संख्या हो, तो संख्या पूर्व में होने पर समास होता है, द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर भी हमें समास कौन सा प्राप्त हो रहा था? द्विगु समास हो रहा था। लेकिन हमारे पास एक सूत्र प्राप्त हुआ, और जिस सूत्र की हम बात कर रहे हैं उस सूत्र का नाम क्या है? नदीभिश्च। नदीभिश्च सूत्र ये कहता है कि नदी, यानी नदीवाचक शब्दों के होने पर, किसके होने पर? नदीवाचक शब्दों के होने पर, उससे पहले अगर कोई संख्या हो तो नित्य रूप से अव्ययीभाव समास ही होगा और अन्य समास नहीं होंगे। लेकिन यह जो कार्य होता है समाहार अर्थ में होता है, क्योंकि समाहार अर्थ में द्विगु होता है। लेकिन यह द्विगु का मानो अपवाद है, यूँ समझिए आप, यहाँ द्विगु नहीं होकर ये कौन सा हो रहा है? अव्ययीभाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि समाहार अर्थ भी है लेकिन, और संख्या भी है, लेकिन फिर भी सूत्र ये कहता है कि नदीवाचक शब्द हो तो नित्य रूप से हम अव्ययीभाव समास करेंगे। ठीक, तो अब हम यह बात करें समास विग्रह की। समास विग्रह की बात करें, ठीक है। और एक बात करें या समास की करें, एक हो गया हमारा समास कहें या समास विग्रह कहें,
ठीक है। समास विग्रह की बात करें या समास के करें तो समाहार अर्थ में होगा। कौन से अर्थ में होगा? समाहार अर्थ में होगा। अच्छा, समाहार अर्थ में तो करेंगे, समूह का अर्थ होगा, लेकिन शब्दों का क्या होगा? यहाँ बोध होगा। उन शब्दों की बात करें तो शब्द कैसे होंगे? संख्या प्लस नदी वाले शब्द होंगे। जैसे द्वयो द्वयो यमुनयो द्वयो यमुनयो समाहारे समाहारे। देखो, द्वौ यानी दो, यमुनयो यानी यमुनाओं का, समाहार यानी समूह है। दो यमुना नदियों का समाहार। यमुना क्या है? नदी है। यमुना क्या है? नदी। तो दो यमुना नदियों का क्या है? समाहार। तो देखो, समाहार अर्थ में हम इसका विग्रह करेंगे तो दो यानी दो, यमुना यानी यमुनाओं का, समाहार यानी समाहार अर्थ में। समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। देखिए, आपको विग्रह से आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ कौन सा समास होना चाहिए, तो यहाँ विग्रह देखेंगे तो समाहार द्विगु यानी समाहार अर्थ में आप द्विगु समास करेंगे। और संख्या पहले आ रही है, दो यमुनाओं का समाहार, तो यहाँ द्विगु प्राप्त हो रहा था। लेकिन सूत्र ये कहता है नदी विषय कि नदीवाचक शब्द के साथ संख्या होने पर नित्य समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो देखिए क्या बन जाएगा? द्वियमुनम यमुनम द्वियमुनम। द्वियमुनम का क्या? दो यमुनाएं। तो दो यमुनाएं हैं तो दो एक यमुनाएं हैं, दो यमुनाओं का समाहार। अर्थ क्या हुआ? दो यमुनाओं का समाहार। दो यमुनाओं का समाहार क्या बन गया? द्वियमुनम। क्या बन गया? द्वियमुनम। क्या बन गया भाई? अब बात करें क्या बन गया? द्वियमुनम। ठीक है, दो यमुनाओं का समाहार क्या बन गया? द्वियमुनम। देखिए, अब हम बात करें किसकी? दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 2। जैसे पंचानाम गंगानाम समाहारे। ये तो क्या हो गया? इसका विग्रह। अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या होगा? पंच यानी पांच, गंगा नाम यानी गंगाओं का, समाहार यानी समाहार। तो पांच गंगाओं का समाहार। समाहार का मतलब समूह है अर्थ में। ठीक है, अर्थ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? समास करेंगे। तो पांच गंगाओं का समाहार, पांच गंगाओं का क्या हो गया? समाहार हो गया। समाहार का मतलब होता है समूह हो गया। तो बताओ क्या बन जाएगा? समस्त पद क्या बनेगा? पंच गंगम। देखिए, यह जो पद है, या देखेंगे पहले तो पंच है, पहले संख्या है, बाद में क्या है? नदीवाचक शब्द है। शब्द यानी यूं समझे, संख्या के बाद कोई संज्ञा है, तो संज्ञा है ना, तो पूर्व में संख्या है, बाद में कोई संज्ञा है। तो संज्ञा के रूप में यहाँ क्या है? नदी है। तो नदी बाद में है और इससे पहले संख्या हो, इसलिए हमने यहाँ कौन सा समास किया है? अव्ययी भाव समास किया है। ठीक है, जैसे पांच गंगाएं नहीं, पांच गंगाओं का समाहार नहीं है, मान लो 7 गंगाओं का समाहार है, तो क्या बनेगा? सप्तानाम गंगानाम समाहारे। 7 गंगाओं का समाहार। अर्थ क्या हुआ? 7 गंगाओं का समाहार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका समास क्या बनेगा? सप्त गंगम। क्या बन गया भाई? सप्त गंगम। ठीक है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कोई भी नदी हो, संसार की जितनी भी नदियां हैं, और नदीवाचक शब्द के पहले क्या आ जाए? संख्या आए, तो हम नित्य रूप से अव्ययीभाव समास करेंगे। जैसे सप्त गोदावरम, जैसे गोदावरी नदियों का समूह है ना, तो सप्तानाम गोदावरीणाम सप्तानाम गोदावरीणाम समाहारे।
ठीक है। 7 गोदावरी नदियों का समाहार, तो क्या बनेगा? सप्त गोदावरम, सप्त गोदावरम। 7 गोदावरी नदियों का संगम या समाहार क्या कहलाता है? सप्त गोदावरम कहलाता है। सूत्र की बात करें, सूत्र क्या था? सूत्र था नदीविश्चय। नदीविश्चय सूत्र ये कहता है कि संख्या के साथ कोई नदीवाचक शब्द हो तो नित्य रूप से अव्ययभाव समास होता है, यानी नदीवाचक शब्दों के पहले संख्या के होने पर नित्य अव्ययभाव समास होगा। यह अव्ययभाव समास समाहार अर्थ में होता है। कौन से अर्थ में होता है? समाहार। और समाहार का मतलब यहाँ क्या होता है? समूह अर्थ में होता है। जैसे द्वयो यमुनयो समाहार है, क्या बन गया? द्वियमुनम, 2 यमुनाओं का समाहार। पंचानाम गंगा नाम समाहार है, क्या बन गया? पंचगंगम। सप्तानाम गंगा नाम समाहार है, सप्तगंगम। सप्तानाम गोदावरी नाम समाहार है, सप्त गोदावरम। तो संसार की जितनी भी नदियां हैं, यानी कोई भी नदी हो, अगर नदी के साथ संख्या आ रही है तो अव्ययभाव समास होगा। चलो दूसरे सूत्र की बात करें। इसका एक सूत्र और है, इस सूत्र की बात करें तो सूत्र जो है हमारा, ठीक है, सूत्र का नाम है संख्या वंशीयेन, देखो सूत्र ये कहता है, यह कार्य विकल्प से होता है। संख्या वंशीयेन, सूत्र क्या है भाई? संख्या वंशीयेन। देखो सूत्र क्या कह रहा है? संख्या वंशीयेन। देखो वंश यानी वंशवाची, और इधर क्या आएगी? कोई संख्या। संख्या का मतलब एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं हो, बाद में कोई वंशवाची शब्द हो। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं? संख्या के साथ वंशवाची शब्दों के होने पर विकल्प से, यह कार्य किससे होता है? विकल्प से होता है। और विकल्प से यहाँ जो समास होगा उस समास का नाम क्या है? समास का नाम है अव्ययीभाव समास। तो यूं समझिए, यानी वंश का मतलब वंश का द्योतक, यानी वंश का बोध कराने वाले। वंशवाची शब्दों से पूर्व संख्या के होने पर अव्ययी भाव, विकल्प से होता है ये कार्य, तो विकल्प से अव्ययी भाव समास होता है। देखो सूत्र क्या है? संख्या वंशीयेन है, संख्या प्लस वंशवाची, यानी वंशवाची शब्दों के पूर्व में क्या हो? संख्या हो, यानी वंशवाची शब्दों से पूर्व संख्या के होने पर अव्ययी भाव समास होता है। वंश, देखो यहाँ वंश से तात्पर्य देखो वंश की बात करें तो वंश 2 प्रकार का होता है। वंश 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। वंश 2 प्रकार का होता है। मित्रों देखिए, ध्यान दे, देखो शब्द क्या था? वंशवाचक शब्दों के साथ, यानी वंशवाची शब्दों से पूर्व संख्या के होने पर अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और यहाँ वंश की बात करें तो वंश क्या होता है? जिस वंश की बात करें तो ये वंश 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। वंश के वंश से है वाची जो शब्द हैं, उन वंश की वंश से उत्पन्न वाले वंश कहलाते हैं। तो वंश में उत्पन्न करने वाले क्या कहते हैं? वंश है। और वंश यानी वंश से तात्पर्य यहाँ वंश 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हो गए? एक तो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता है, तो जन्म से कौन से वंश है भैया? जैसे कृष्ण, जैसे भगवान जो हैं, भगवान की बात करें, जब लव कुश की बात करें तो लव कुश से पूछा जाता है कि आप वंश से, गुरुकुल से कौन से हैं? वंश से, आपके जन्म से कौन सा है वंश आपका? तो यूं समझिए वंश का मतलब 2 प्रकार के वंश है। ठीक है, तो वंश की बात करें तो वंश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जन्म से और एक होता है विद्या से। विद्या का मतलब गुरु परंपरा से, विद्यासी का मतलब यहाँ होता है गुरु परंपरा से, गुरु परंपरा।
कि कौन से गुरु से आप दीक्षित हैं, यानी आपने जो दीक्षा यानी शिक्षा जो प्राप्त करी है वह कौन से गुरु से लिया, यानी गुरु कौन से गुरु वंश से है या कौन से जन्म से है, यानी जन्म से वंश और एक विद्या यानी विद्या की परंपरा से, गुरु परंपरा से। तो इन शब्दों से पहले यानी जन्म वंश हो गया, जन्म रूपी वंश, और विद्या रूपी वंश। वंश कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। तो वंश से पहले यदि कोई संख्या आती है तो यहां पर भी नित्य रूप से अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है भाई, अव्ययी भाव समास होता है। देखिए जैसे उदाहरण की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, उदाहरण की बात, ठीक है। और उदाहरण की बात करें तो जैसे ये तो हो गया हमारा हमारे विग्रह की बात करें पहले तो, और फिर बात करें किसकी, समास की बात करें, ठीक है। तो ये तो देखो ध्यान देना, इधर विग्रह की बात करें और उससे पहले हम बात करें मान लो समास की। जैसे द्विमुनि, द्विमुनि, ठीक है। जैसे आपने ये शब्द पढ़ा होगा त्रिमुनि, पढ़ा है ना। अच्छा एक बात बताइए, ये त्रिमुनि शब्द है, मुनि शब्द से पहले क्या है, त्रि है। त्रि का मतलब संख्या है, और संख्या पहले में हो यानी कि शब्द के प्रारंभ में संख्या हो तो समास कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। जब यहाँ द्विगु समास प्राप्त हो रहा था, लेकिन यह सूत्र ये कहता है संख्या वंशीय है कि वंशवाचक शब्दों से पहले यानी वंशवाची शब्दों से पूर्व में यदि संख्या हो तो वहाँ समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। देखो 2 मुनियों का समाहार, मुनि एक वंश है, मुनियों का एक वंश है, ये भी मुनि रूपी वंश है। तो यानी वंशीय यानी वंश में उत्पन्न होने वाले वंशीय कहलाते हैं। तो 2 मुनियों का वंश, 3 मुनियों का वंश, ठीक है। तो यहाँ देखिए यदि यह मुनि रूपी वंश है, विद्या से प्राप्त कर रहे हैं, जन्म से हो रहे हैं, तो यहाँ वंशवाचक शब्द से पहले यदि संख्या है तो हम लोग कौन से समास का प्रयोग करेंगे, अव्ययी भाव समास का प्रयोग करेंगे। तो बताओ क्या बनेगा, द्वौ, क्या बनेगा, द्वौ मुनि, द्वौ मुनि वंश है ना। 2 जो मुनियों का वंश है वो क्या कहलाएगा, द्वौ मुनि, तो क्या बनता है, द्विमुनि, ठीक है। अगर देखो शब्द क्या है 3, तो 3 का क्या बनता है, त्रय्या, मुनि मुनि मुनया, त्रय्या मुनिय क्या बनता है, त्रिमुनि। द्वौ मुनि से क्या बनता है, द्विमुनि, और त्रय्या मुनिय से क्या बनता है, जैसे एकविंशति भारद्वाजा, एकविंशति भारद्वाजम। तो यहाँ देखिए जो भी वंश हो, जन्म से हो या विद्या से हो, उन वंशवाचक शब्दों से पहले यदि संख्या है, संख्या दिखाई दे रही है यहाँ पर आप सबको, तो संख्या में यहाँ हम अन्य समास नहीं करके कौन सा समास करेंगे, अव्ययी भाव समास करेंगे। जैसे ये दोनों क्या है, वंश, तो द्वौ मुनि वंश ही है, ये दोनों क्या है, वंश ही है, वंश से, और ये भी क्या है, वंश ही है। तो वंश का मतलब वंश से, मुनि वंश से, ये भी मुनि वंश से है, इसलिए समास कौन सा हो रहा है, समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सूत्र को, और सूत्र की बात करें, सूत्र का नाम था संख्या वंशीय ना। सूत्र ये कहता है वंशवाची शब्दों से पहले संख्या हो तो अव्ययी भाव समास होता है। यह कार्य विकल्प से होता है। वंश यहाँ तात्पर्य, वंश 2 प्रकार के होते हैं, विद्या से और जन्म से। दोनों जो वंश हो, अगर दोनों वंशों से पहले संख्या आए तो यहाँ हम लोग अव्ययी भाव समास का प्रयोग करेंगे, अर्थात अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। द्वौ मुनि, तो द्वौ मुनि है, 2 मुनियों का वंश है तो क्या बन जाएगा, द्विमुनि, और त्रय्या मुनि है, 3 मुनियों का वंश है तो क्या बन जाएगा, त्रिमुनि, ठीक है। जो भी वंश हो तो यहाँ समास कौन सा समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा जो समास था अव्ययी भाव समाप्त, उस अव्ययी भाव समास को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। कुछ तत्स प्रत्यांत जो शब्द हैं उनके हम यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमारा रेट का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में इतना गहराई से दिया हुआ नहीं है। सामान्यतः यहाँ ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम आगे जो भी हमारा समास है उसके बारे में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो यूँ समझिए अव्ययी भाव समास में हमने 3 सूत्र पढ़े हैं। एक तो जो 16 अर्थों में पढ़ा था, सूत्र का नाम था अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्वी युगपद सादृश्य संपत्ति सा कल्याण वचनेषु। दूसरा पढ़ा है नदीविश्चय, और तीसरा पढ़ा है संख्या वंचन। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। कौन से समास को करते हैं, अव्ययी भाव समास को समाप्त करते हैं। मित्रों अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और दूसरे जो हमारा समास है उस समास की ओर बढ़ते हैं। एक समास, जिस समास की बात करें, समास का नाम है तत्पुरुष समास। देखिए समास का नाम क्या है भाई, तत्पुरुष समास। देखिए समास का नाम क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का नाम क्या है, तत्पुरुष समास।
इस समास की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, किसकी, परिभाषा। और परिभाषा हमने प्रारंभ में सभी समासों की एक साथ लिख ली थी, आपको भी बोध होगा, लेकिन फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। प्रायणः या उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष, या प्रायणः उत्तर पदार्थो, पदार्थ कहें या पद कहें एक ही बात है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग सोचेंगे से मान लो हम ये कहें उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि प्रायणः उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है, कि प्रायण यानी प्रायश यानी यहाँ पर उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों परिभाषाओं का एक ही अर्थ होता है। तो हम यहाँ कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रायश है उत्तर पदार्थ प्रधान है, और प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है, ठीक है। तो परिभाषा की बात करें तो यो हमारा जो सूत्र, ये क्या नाम है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग समास की, तो समास कौन सा है, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या है, प्रायेण उत्तर पदार्थ, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष या तत्पुरुष समास है। देखिए सूत्रार्थ की बात करें तो इस सूत्रार्थ की बात करें तो पहले भी हमने चर्चा कर ली है, प्रायण यानी प्रायश, उत्तर पदार्थ यानी उत्तर पद प्रधान होता है, वह समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। पहले हमने चर्चा करी, पांचों परिभाषाओं के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। प्रायण यानी प्रायश है, प्रायश है, प्रायश है, उत्तर पदे, उत्तर पदे प्रधान होता है, प्रधान होता है। यानी इस समास में यूं समझिए, प्रायशः उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। इससे पहले भी हमने परिभाषा में कहा था, उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह समास कौन सा कहलाता है, वह समास तत्पुरुष कहलाता है, ठीक है। तो समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो इस समास में दो पद जो आएंगे समस्त पदों में, उस समस्त पदों की, दो पदों की बात करें तो यहाँ जो पद होने वाले हैं उस पदों की बात करें तो उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है ना। तो यहाँ समझिए इसमें, इस समास में, ठीक है, एक तो उत्तर पद प्रधान हो गया, ठीक है। दूसरी बात करें, इस समास में उत्तर पद तो प्रधान होता है, इसमें जो हमारा पद होगा द्वितीय, प्रथम पद यानी द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। क्या बात, सूत्र देखो ये क्या कहता है, नियम की बात करें तो प्रथम पद प्रधान किसमें था, अव्ययी भाव समास में। यहां पर क्या हो रहा है, द्वितीय पद प्रधान हो रहा है, और यहां प्रथम पद प्राय से द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इस समास में, इस समास में प्राय से यानी प्रायः, संभावना ये है इस समास में प्रायः प्रथम पद है ना, प्रथम पद, द्वितीय यानी दूसरे, द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। देखिए परिभाषा, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है, प्राय से उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह समास कौन सा कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास में प्राय से प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी दूसरा पद जो होता है वह अपने आप ये समझिए विशेष्य होता है, जबकि प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है। इसका मतलब यह हुआ प्राय से प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में क्या हो रहा है, प्रयुक्त हो रहा है। किसके रूप में, इसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। एक सूत्र है प्रबलिंगयो द्वंद्व तत्पुरुषयो, है ना, कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में, द्वंद्व और तत्पुरुष समास में समस्त पद के लिंग का निर्धारण उत्तर पद के लिंग के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ इस समास में ठीक है, प्रबलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, पर्वत लिंग यानी बाद वाले लिंग के अनुसार इस समास में उत्तर पद के लिंग के अनुसार, उत्तर पद के लिंग
के अनुसार समस्त पद के लिंग का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण किया जाता है। इस समास में उत्तर पद के लिंग के अनुसार समस्त पद के लिंग का निर्धारण किया जाता है। यूँ समझिए कि जो दोनों पद होंगे, दोनों पदों का जो लिंग होगा वो किसके आधार पर होगा? उत्तर पद के आधार पर होगा। यानी जो उत्तर पद का लिंग होगा उस लिंग के आधार भी समस्त पद का लिंग का निर्धारण किया जाएगा। समस्त पद का लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाएगा? उत्तर पद के लिंग के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, दो बात क्लियर हो गई। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में प्रायशः प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, और इस समास का जो उत्तर पद का जो लिंग होता है उसी लिंग के अनुसार समस्त पद के लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए इस समास की बात करें तो ये तत्पुरुष जो शब्द है, ये जो तत्पुरुष शब्द है, इस तत्पुरुष शब्द की बात करूं तो इस शब्द के ही दो प्रकार से विग्रह प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये जो शब्द है ना, कौन सा? यह है ना। ठीक है, समास कौन सा है? तत्पुरुष। तो इस तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के अर्थात तत्पुरुष शब्द के दो प्रकार से विग्रह प्राप्त होते हैं। विग्रह प्राप्त होते हैं। देखिए यह जो तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास के अर्थात तत्पुरुष शब्द के दो प्रकार से विग्रह प्राप्त होते हैं। ये जो शब्द है ना स्वयं अपने आप में कौन सा? तत्पुरुष शब्द। बात कर रहे हैं किसकी? तत्पुरुष। तो ये जो तत्पुरुष शब्द है ना, तत्पुरुष, इस तत्पुरुष की बात करें, इसके विग्रह की बात करें तो इसके विग्रह कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। इस तत्पुरुष शब्द के विग्रह कितने प्रकार से होते हैं भैया? दो प्रकार से होते हैं। देखो तत्पुरुष जो शब्द है, ठीक है, इस शब्द की बात करूं तो इस शब्द के ही जो विग्रह है वो कितने प्रकार से हो रहे हैं? दो प्रकार से। ठीक है, हमने लिखा तत्पुरुष। तो एक तो विग्रह हो गया तस्यः पुरुषः तत्पुरुष। ठीक है, क्या बना भैया? तस्य पुरुष तत्पुरुष। देखो तस्य पुरुष तत्पुरुष, दो विग्रह कैसे हो रहे हैं? देखो एक तो हो गया कौन सा? तस्य पुरुष, क्या बनता है? तत्पुरुष। एक होता है वह पुरुष, तो सह पुरुष तत्पुरुष। देखो तस्य पुरुष तत्पुरुष और सह पुरुष तत्पुरुष, इसके जो शब्द हैं, शब्द की बात करें तो शब्द कौन सा? तत्पुरुष जो शब्द हैं, इस शब्द की बात करें तो इसके दो प्रकार से विग्रह होते हैं। तत्पुरुष शब्द के स्वयं के ही दो प्रकार से क्या हो रहे हैं? विग्रह हो रहे हैं। एक विग्रह तो कौन सा हो रहा है? तस्य पुरुष, वह, तस्य यानी उसका पुरुष और वह पुरुष, दो के ना, वह पुरुष तत्पुरुष होता है और वह पुरुष तत्पुरुष होता है और उसका पुरुष भी तत्पुरुष होता है। तो इस शब्द के आधार पर इस के दो प्रकार से विग्रह प्राप्त हो रहे हैं। देखो इन दोनों में अब क्या फर्क है, ये क्यों हो रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ रहस्य है। देखिए यहां देखेंगे तो ये जो तस्य शब्द है ना, इस तस्य शब्द की बात करूं और यहाँ एक पुरुष शब्द है, दोनों पद है ना, इन दोनों पदों की बात करें तो बताओ तस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। और इधर कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, बताओ स में कौन सी है? प्रथमा, है ना। यहाँ कौन सी है भाई? प्रथमा है। प्रथमा की बात कर रहा हूँ मैं, सप्तमी मत समझ लेना। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। और इधर कौन सी है बताओ? इसमें भी कौन सी है? प्रथमा। इसका मतलब इन दोनों पदों में अलग अलग है। दो पद हो गए, प्रथम पद हुआ द्वितीय पद, इधर कौन सा है? प्रथम पद हुआ द्वितीय पद। तो दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां हैं, इधर दोनों पदों में समान विभक्तियां हैं। इस आधार पर
यानी अलग अलग अर्थ या अलग अलग विग्रह होने के आधार पर यह समास मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यह समास कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। क्यों? जब इसका विग्रह ही दो प्रकार से हो रहा है, एक तो तस्य पुरुष बन रहा है और एक सह पुरुष हो रहा है। तस्य में षष्ठी विभक्ति हो रही है, पुरुष में प्रथमा हो रही है। यहाँ प्रथमा है, यहाँ प्रथमा है, तो दोनों में अलग अलग पद होने के कारण, दो प्रकार का विग्रह प्राप्त होने के कारण यह समास मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, ठीक है। तो बात करें क्या मतलब हुआ इसका, है ना? दो प्रकार के विग्रह प्राप्त होने के कारण, है ना, उपर्युक्त विग्रह के आधार पर, उपर्युक्त विग्रहों के आधार पर, विग्रह का मतलब दो प्रकार के विग्रह हो गए ना, उपर्युक्त विग्रहों के आधार पर इस समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? दो भेद होते हैं। देखिए कैसे हो गए दो भेद? इसलिए हो गए कि यहाँ दोनों पदों में देखो अलग अलग विभक्तियां हैं। पद दो है, प्रथम पद व द्वितीय पद। ठीक है, द्वितीय पद यहाँ प्रधान होता है। द्वितीय पद में कौन सी विभक्ति हो रही है, प्रथम पद में कौन सी विभक्ति हो रही है? इधर दोनों में समान हो रही है। तो ये तो हो गई असमान वाला, ये हो गया समान वाला। तो समान का मतलब तो समानाधिकरण और असमान का मतलब व्यधिकरण। ठीक है, तो प्रयुक्त विग्रहों के आधार पर इस समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। इसकी बात करें मतलब दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां हैं ना। हाँ, तो पहला भेद कौन सा हो गया? पहले भेद की बात करें तो पहला समास हो गया कौन सा? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो गया? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्यधिकरण में क्या है, यहां पर दोनों पदों में क्या क्या है? अलग अलग विभक्तियां हैं। बात करें इसकी तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला कौन सा है? व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां प्राप्त होती है। विभक्तियां प्राप्त होती है। दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां क्या होती है भाई? प्राप्त होती है। दो पद होंगे। क्यों? क्योंकि यहां देखो जिसका विग्रह किया था हमने, विग्रह में क्या कर लिया? तस्य पुरुष, तस्य में षष्ठी लगा दी और पुरुष में लगा दी प्रथम विभक्ति। दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां हो गई ना। तो यहाँ जो समास होता है इसमें दोनों पदों में क्या क्या होती है? अलग अलग विभक्तियां होती है। नाम क्या है? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, दोनों पदों की बात करें तो दोनों पदों में अलग अलग क्या होती है? विभक्तियां होती है। जैसे बात करें किसकी? उदाहरण की। जैसे अभी हमने उदाहरण पढ़ा था तस्य पुरुष, जिसका विग्रह किया था उसके आधार पर भी हो सकता है। जैसे सुखम प्राप्त है, ये क्या है? एक विग्रह है। सुखम प्राप्त है, दो पद है। बताओ सुखम में तो कौन सी हो रही है? यह बात करें सुखम की तो एक तो सुखम हो गया और एक हो गया प्राप्त। दो पद हो गए ना। तो यहां देखिए, यहां प्रथम पद कौन सा है? सुखम। यहां देखो सुखम में तो कौन सी हो गई? द्वितीय। और प्राप्त में कौन सी हो गई? प्रथमा। तो दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होने के कारण समास का नाम क्या हो गया? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। क्या नाम हो गया? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो देखिए यहां प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति तथा प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति तथा द्वितीय पद में देखो प्रथम पद में कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय विभक्ति हो रही है। जबकि द्वितीय पद में प्रथमा यानी प्रथमा विभक्ति प्राप्त हो रही है। कौन सी विभक्ति? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय जो विभक्तियां है ना, प्रथमा विभक्ति प्राप्त हो रही है। आप समझ गए ना? आप तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने देखो
अलग अलग प्रकार से तत्पुरुष शब्द का दो प्रकार से विग्रह प्राप्त हो रहा था। उसका क्या मतलब निकला? उसका मतलब ये हुआ कि यह जो हमारा समास है वह समास से कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। क्यों बटा? क्योंकि दोनों पदों में जब अलग अलग विभक्तियां हो रही है तो वह समास कौन सा हो गया? व्यधिकरण तत्पुरुष। और जब दोनों पदों में समान विभक्तियां प्राप्त हो रही तो समास कौन सा हो गया? समानाधिकरण तत्पुरुष। अब यहाँ आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया, जैसे एक शब्द लिखा सुखम प्राप्त है, बताओ सुखम जो शब्द है उस सुखम में तो विभक्ति कौन सी हो रही है? द्वितीय। और प्राप्त में कौन सी हो रही है? प्रथमा। तो यहाँ प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति प्राप्त हो रही है। समास कौन सा है? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो एक वेद तो हो गया कौन सा? व्यधिकरण। अब दूसरे वेद की बात करें तो दूसरा कौन सा हो गया? समानाधिकरण। तो एक हमारा हो गया समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, पहला कौन सा था? व्यधिकरण तत्पुरुष और दूसरा कौन सा है? समानाधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, विग्रह दो प्रकार से प्राप्त हो गए थे। दूसरे विग्रह की हम बात कर रहे हैं सहापुरुष। देखो इसमें दोनों पदों में समान विभक्तियां दोनों पदों में समान विभक्तियां होती है। जो हमारे पद है प्रथम पद व द्वितीय पद, तो प्रथम पद या द्वितीय पद जो भी आप पद गए हैं प्रथम पद के रूप में या द्वितीय पद के रूप में हम जिसको भी पढ़ने वाले हैं, तो दोनों जो पद होंगे प्रथम पद व द्वितीय पद दोनों पदों में समान विभक्तियां होगी। जैसे उदाहरण की बात करें, ठीक है, जैसे एक शब्द लिखा है कृष्ण, आगे देखो क्या लिखा है? सर्प। ये तो हो गया विग्रह। अगर मिला करके लिखेंगे समस्त पद बनाएंगे तो कृष्ण सर्प है। हम विस्तार में बाद में बात कर ही लेंगे। बताओ शब्द क्या है? कृष्ण सर्प। शब्द क्या है? कृष्ण सर्प। अभी बड़ा सुखम प्राप्त है, सुख प्राप्त होता है ना, तो यहाँ देखो समस्त पद हो गया उसका सुख प्राप्त है, और यहाँ क्या हुआ? कृष्ण सर्प है। तो देखो कृष्ण में कौन सी व्यक्ति है? यहाँ देखो एक, इसमें प्रथमा है, सर्प में कौन सी है? प्रथमा है। तो यहाँ दोनों में समान विभक्तियां होने के कारण समास का नाम क्या हो गया? समानाधिकरण। देखिए यहाँ प्रथम पद में प्रथमा विभक्ति एवं द्वितीय पद में भी प्रथमा विभक्ति देखो प्रथम पद में प्रथमा विभक्ति एवं द्वितीय पद में भी प्रथमा विभक्ति होने के कारण मतलब दोनों पदों में समान विभक्ति हो गई ना। तो प्रथम पद में प्रथमा हो रही है, द्वितीय पद में भी कौन सी हो रही है? प्रथमा विभक्ति हो रही है। तो दोनों पदों में समान विभक्ति होने के कारण समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है भाई? समानाधिकरण। और इससे पहले जो पढ़ा था वो कौन सा था? व्यधिकरण। एक बार फिर से मैं सारा रिपीट कर देता हूं, आप देखिए थोड़ा ध्यान देना। बात करें समास की, समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। समास की परिभाषा में हमने लिखा प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह समास कौन सा कहलाता है? तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है अर्थात यहाँ दो पद होंगे और दो पदों की बात करें तो प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। यदि हम लिंग की बात करें तो इस समस्त यानी उत्तर इस पद के यानी समास के उत्तर पद के लिंग के अनुसार समस्त पद के लिंग का निर्धारण किया जाता है। यानी उत्तर पद के लिंग के अनुसार समस्त पद के लिंग का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। बात करें तत्पुरुष शब्द की, तो यह जो तत्पुरुष शब्द है इस शब्द की ही बात करें तो तत्पुरुष शब्द के दो प्रकार से विग्रह प्राप्त होते हैं। एक तो प्राप्त होता है तस्य पुरुष है और एक प्राप्त होता है श पुरुष है। दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होने के कारण नाम हो गया व्यधिकरण तत्पुरुष। शह पुरुष है, दोनों पदों में समान विभक्तियां होने के कारण समानाधिकरण पर तत्पुरुष। तो इस प्रकार के दोनों विग्रहों के आधार पर इस समास को हमने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में।
दो भागों की बात करूं तो एक तो हो गया हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष। तो व्यधिकरण यानी इसमें दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां प्राप्त होती है। दोनों पदों की बात करें तो यहाँ देखो सुखम प्राप्त है, शब्द क्या बनता है, सुख प्राप्त, है ना। सुखम प्राप्त से क्या बनता है, सुख प्राप्त। एक बार लिख देता हूं, यहाँ पे भी आप लोग समझना है। तो ये तो समस्त विग्रह हो गया, ये हो गया इसका, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सुखे प्राप्त। ठीक है, ये शब्द बन गया ना। तो यहाँ देखिए सुखम प्राप्त है, दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां हैं। तो यहाँ प्रथम पद में द्वितीय पद में द्वितीय, सॉरी, प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति एवं द्वितीय पद में प्रथम विभक्ति हो प्राप्त हो रही है ना। इस यहाँ दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होने के कारण कौन सा हो गया समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। अब आ जाओ, इसमें दोनों पदों में समान विभक्तियां होती है। कौन कौन सी होती है भाई, समान विभक्तियां होती है। जैसे कृष्ण सर्प है, बराबर क्या बनेगा, बराबर की बात करें तो शब्द क्या बन जाएगा, कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प है। देखो यहाँ बात कर रहे हैं, यह हो गया इसका समास। तो यहाँ प्रथम पद में प्रथम विभक्ति, द्वितीय पद में भी प्रथम विभक्ति होने के कारण समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। तो ये समझिए कि हमारा जो समास था उस समास की बात करें कौन सा, तत्पुरुष समास। तो यह तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गए, 2 भेद हो गए। चलो हम आगे चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। बात कर रहे हैं समास की, कौन से समास की बात कर रहे हैं भाई, तत्पुरुष समास की, तत्पुरुष। ठीक है, इस तत्पुरुष की बात करें तो तत्पुरुष कितने प्रकार का हो गया भाई, 2 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। एक तो कौन सा हो गया, व्यधिकरण, और व्यधिकरण तो आप समझ ही गए, व्यधिकरण तत्पुरुष। इसमें तो दोनों पदों में क्या होगी, अलग अलग विभक्तियां होगी। और एक हो गया कौन सा, समानाधिकरण, समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष। कई लोग हिंदी के जो जिज्ञासु बालक हैं, जो जिज्ञासु स्टूडेंट है, छात्र हैं, वो जानना चाह रहे होंगे कि ये चल क्या रहा है। अभी उनको थोड़ा समझ आ ही जाएगा। आपकी जो आज तक की जो संख्याएं रही हैं कि समास कितने प्रकार के हैं, आज उन सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आप लोगों ने कुछ पुस्तकों में पढ़ा होगा समास 6 प्रकार के होते हैं। हमने आपको समास के 5 भेद बता दिए। और भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में समास के 4 भेद बताए हैं। और वैसे समास के 4 ही भेद होते हैं, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता वरदराज आचार्य ने केवल समास को भी उसमें शामिल किया है। इसलिए समास कितने प्रकार का हो गया था, 5 प्रकार का हो गया था। आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत नया भी है। ठीक है, देखिए रीट के सिलेबस में हिंदी और संस्कृत दोनों में समास की चर्चा होती है। तो हिंदी में या संस्कृत में दोनों की बात करूं तो अब यहाँ समास की बात करें तो समास हमने मान लो यूं समझिए, आप तो केवल समास को एक बार थोड़ी देर के लिए थोड़ा साइड में रख दीजिए। समास हमने पढ़ा है, उस समास का नाम था, एक का नाम अव्ययी भाव समास। अब देखो हिंदी में आप लोग क्या करते हो, कई बार आपने पढ़ा होगा समास 6 प्रकार के होते हैं, ऐसा पढ़ा है। लेकिन कुछ पुस्तकों में आपने जो ऑथेंटिक्स बुक्स हैं उनमें पढ़ा है समास 4 प्रकार का होता है। तो वो 4 और 6 का जो डिफरेंस आपके सामने आता है उसका आज निवारण कैसे होगा दूर, ये देखिए। ठीक है, तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष के मुख्यतः कितने भेद हो गए, 2 भेद हो गए। कौन कौन से हो गए, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण। व्यधिकरण का मतलब दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है, और समानाधिकरण में दोनों पदों में क्या, समानाधिकरण में दोनों पदों में समान विभक्तियां होती है। तो इसकी बात करें तो इसके भेद कौन कौन से हो गए कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना, तो अब ये 2 प्रकार से हो गए ना। तो बताओ 4 समास तो हो गए। देखो हिंदी में आप लोग पढ़ते हो ना, अलग अलग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो पढ़ने वाले हैं उनको कैसे पढ़ लेते हैं अभी हम चर्चा करेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष की बात करें, दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होगी। तो पहला तो हो गया हमारा कौन सा, विभक्ति तत्पुरुष समास। रीट के अनुसार ही हम बात करेंगे विभक्ति तत्पुरुष। ठीक है, दूसरे की बात करें तो एक हो गया नय तत्पुरुष। कौन सा हो गया भाई, नय तत्पुरुष। तीसरे की बात करें तो प्रादि तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष। देखिए जो इधर लिख रहे हैं ना उन सब में दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होंगी। एक है उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। वैसे तो अव्यय भी होता है, गति भी होता है, बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन हमारे जो रीट के पाठ्यक्रम की बात करें तो ये मानो 4 इसके भेद पढ़ रहे हैं हम लोग, व्यधिकरण और समानाधिकरण। एक तो क्या, विभक्ति तत्पुरुष। विभक्ति यानी दोनों पदों में भी यहाँ अलग अलग विभक्तियां प्राप्त होगी। नए में यहाँ दोनों पदों में अलग अलग होगी, यहाँ पे भी अलग अलग दोनों पदों में अलग अलग होगी, और यहाँ पर भी। अब देखिए इधर कौन सा है, समानाधिकरण। समानाधिकरण यानी दोनों पदों में समान विभक्तियां होगी। तो इसकी बात करें, इसका भेद क्या है, एक जिसे आप कहते हैं कर्मधारय समास।
कर्मधारय। इस समानाधिकरण का नाम ही क्या है भाई? कर्मधारय समास है। यानी समानाधिकरण का नाम ही क्या है? कर्मधारय समास है। इसे आप कह सकते हैं कर्मधारय। समानाधिकरण का मतलब ही क्या है? कर्मधारय। ठीक है। और इसी का भेद यूं समझिए, इसी का क्या है? एक भेद है जिसे हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है द्विगु समास। क्या क्या नाम है भाई? द्विगु समास। तो यूं समझिए आप तो एक तो यहां देखिए समास कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। और एक हो गया द्विगु समास। अब आप लोगों ने हिंदी में जो पढ़ा है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, 6 भाग पढ़ा है ना। लेकिन भैया जब ये 6 भाग नहीं है, ये तो दोनों इसके वेद हैं। तत्पुरुष के तो बहुत सारे वेद हो रहे हैं, जैसे विभक्ति भी हो रहा है, नई भी हो रहा है, प्रादि भी हो रहा है, उपपद भी हो रहा है, समानाधिकरण। और समानाधिकरण में कर्मधारय, और कर्मधारय की बात करें तो विशेषण उभयोपद है ना, और विशेषण उभयोपदे, विशेषण उत्तर पदे है ना, उपमान उपमेय पदे। ये अलग अलग कर्मधारय की जब हम चर्चा करेंगे तब बात करेंगे। कर्मधारय समास की बात कर रहे हैं अभी, तो समानाधिकरण को हम क्या कहते हैं? कर्मधारय। और कर्मधारय के अलग अलग भेद होंगे, अलग अलग सूत्रों के माध्यम से इसको पढ़ा जाएगा। एक हो गया हमारा द्विगु समास। तो आप लोग इसका यहां ये समझिए कि जो हमारा ये समास है वो कितने भागों में बढ़ गया? 2 भागों में, व्यधिकरण और समानाधिकरण। तो ये तो हो गया इसका एक भाग, और ये हो गया इसका दूसरा भाग। ठीक है। इस एक भाग की बात करें तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। और इसकी बात करें तो समानाधिकरण से तात्पर्य यहाँ क्या? कर्मधारय है। और कर्मधारय का भेद क्या है? द्विगु समास है। मित्रों चलो हम प्रारंभ करते हैं। पहला समास कौन सा पढ़ रहे हैं? तत्पुरुष। और तत्पुरुष में भी कौन सा पढ़ रहे हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। प्रारंभ करें तो प्रारंभ करते हैं, समास का नाम क्या है? व्यधिकरण। व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है। अच्छा बताओ, व्यधिकरण तत्पुरुष का पहला कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, जिसके हमने चर्चा करी? इसका नाम है विभक्ति तत्पुरुष समास। विभक्ति तत्पुरुष समास। बात किसकी कर रहे हैं भाई? विभक्ति। और विभक्तियां कितनी होती है? 7 विभक्तियां पढ़ी थी ना आप लोगों ने कि विभक्तियां कितनी होती है? 7 होती है ना। यानी विभक्तियां क्या होती है? कितनी होती है? 7 होती है। देखिए 7 विभक्तियां कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। जब हमने कारक पढ़ा था तो आपने पढ़ा भी होगा, कारक होते हैं 6, जबकि विभक्तियां कितनी होती है? 7, क्योंकि संबंध को कारक नहीं माना गया था, और जबकि संबंध के रूप में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? विभक्ति तत्पुरुष की। और यहाँ विभक्ति तत्पुरुष की बात कर रहे हैं, तो विभक्ति तत्पुरुष की बात करें तो ये विभक्ति तत्पुरुष है ना, कितने प्रकार का होता है भैया? 6 प्रकार का होता है। देखिए विभक्ति तत्पुरुष कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। अब बताओ कौन कौन सा हो गया? 1 है ना। अब बात करें इसकी विभक्ति तत्पुरुष, तो विभक्ति तत्पुरुष कितने प्रकार का हो गया? 6 प्रकार का हो गया। द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो इसका मतलब हमने 2 को नहीं पढ़ा है। और 2 को किन किन को नहीं पढ़ा है? कर्ता व संबोधन को छोड़कर अन्य सभी की विभक्तियां प्राप्त होती है। कौन सी समास की बात कर रहे हैं? इस समास की बात करें तो यहाँ प्रथम पद में यह जो समास होता है ना व्यधिकरण तत्पुरुष का, विभक्ति तत्पुरुष, उस विभक्ति तत्पुरुष में प्रथम पद के रूप में कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर अन्य कारकों की विभक्तियां क्या होती है? प्राप्त होती है। किन किन की प्राप्त हो रही है भैया? यानी इन सब की हमें क्या क्या प्राप्त हो रही है? विभक्तियां प्राप्त हो रही हैं। किन की बात कर रहे हैं? तो देखिए ये कितने प्रकार का होता है? विभक्ति तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है। बताओ कौन कौन सा? द्वितीय, ठीक है, तृतीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष है ना, पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष,
और सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, बताओ कितने हो गए? बात करें तो हो गए कितने? 6। देखिए विभक्ति तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है। विभक्ति तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? 6, यानी 6 का मतलब ये लिख दिया ना, तो 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कौन से समास की बात करें? विभक्ति तत्पुरुष में। देखो इसमें प्रथम पद में, इसमें प्रथम पद में कर्ता व संबोधन, कर्ता व संबोधन। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं कर्ता की व संबोधन कारक की विभक्तियां क्या नहीं होती है? प्राप्त नहीं होती है। किसकी प्राप्त नहीं होती है? प्रथम यानी प्रथम पद में कर्ता कारक की, किस किसकी कारक की बात कर रहे हैं? यानी यहाँ प्रथम पद में कर्ता व संबोधन कारकों को छोड़कर, संपर्कता व संबोधन कारकों को छोड़कर, यानी दोनों कारकों के अलावा सभी विभक्तियां क्या होती है? प्राप्त होती है। तो इसमें प्रथम पद में कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर अन्य का मतलब बताओ कौन कौन सी? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, है ना। तो इसमें प्रथम पद में कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर अन्य सभी विभक्तियां प्राप्त होती है। देखो 2 पद होंगे ना, कितने पद होंगे? वाक्य में 2 पद होंगे, शब्द में कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। और 2 पदों की बात करें तो प्रथम पद में द्वितीय आएगी, कभी कभी तृतीय आएंगी, कभी चतुर्थी आएंगी, कभी पंचमी आएगी, कभी षष्ठी आएगी, कभी सप्तमी आएगी, लेकिन कभी भी प्रथमा व संबोधन नहीं आएगा। इसलिए कर्ता यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और संबोधन में भी प्रथमा होती है। जब प्रथमा नहीं होगी तो कारक, अब बताओ विभक्तियां कितनी हो रही हैं? यहाँ 6 ही हो रही है, द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक। तो प्रथमा विभक्ति का तत्पुरुष समास नहीं होता। यूँ समझिए कि विभक्ति तत्पुरुष यहाँ प्रथमा का नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रथम पद के रूप में हमें कर्ता व संबोधन कारक दिखाई नहीं देता है, जबकि इन दोनों के अलावा अन्य सभी कारक दिखाई देते हैं। इसलिए यह कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। मित्रों, यह जो समास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस समास के नाम क्या है? समास की बात करें तो समास का नाम है विभक्ति तत्पुरुष। और विभक्ति तत्पुरुष में विभक्ति तत्पुरुष कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। और 6 प्रकार की अब हम बात करें तो यह जो 6 प्रकार है इनकी हम चर्चा करें तो यह भी कितने प्रकार के हो रहे हैं, जिसमें कौन कौन शामिल नहीं हो रहा? कर्ता कारक व संबोधन कारक। क्योंकि दोनों के लिए हमने कारक में पढ़ा कि दोनों के लिए जो हमें प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है भाई? दोनों के लिए एक ही विभक्ति प्राप्त होती है, विभक्ति हो प्रथमा विभक्ति, इसलिए प्रथमा विभक्ति नहीं होगी और प्रथम पद के रूप में प्रथमा विभक्ति होती ही नहीं है। कौन से कार्य की बात कर रहे हैं? विभक्ति तत्पुरुष में। तो हम प्रारंभ करते हैं। अब तो यहाँ कौन सा प्रारंभ होगा पहले ये बताओ? पहले कौन सा है? द्वितीय तत्पुरुष, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी। देखिए प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं भाई? द्वितीय विभक्ति। देखो अब यहाँ 2 पद होंगे। कितने पद होंगे? 2 पद। तो प्रथम पद के रूप में यहाँ द्वितीय विभक्ति होगी और द्वितीय पद के रूप में कोई ना कोई संज्ञा या नियम जो भी प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम बात करें, यानी यहाँ क्या होता है कि पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होने के कारण, देखो प्रथम पद की बात करें ना, तो प्रथम पद व द्वितीय पद 2 पद हो गए थे। तो हमने अभी लिखा था प्रथम पद के रूप में कर्ता कारक व संबोधन कारक नहीं होता, तो संबोधन व कर्ता नहीं होता, तो भाई क्या होता है? तो यहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, यहाँ प्रथम पद में
प्रथम पद में द्वितीया विभक्ति होने के कारण, द्वितीया विभक्ति होने के कारण, यहाँ प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति होने के कारण द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है। द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है, समास कहलाता है। देखो प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होने के कारण द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसका एक सूत्र है, किसकी बात कर रहे हैं? द्वितीय विभक्ति की। और सूत्र की बात करें तो सूत्र ये कहता है द्वितीय श्रीत, अलग अलग लिख देता हूं मैं, इसको मिला करके नहीं लिखूंगा, या एक साथ लिख देते हैं। श्रिता अतीता पतित गत अत्यस्त, है ना, प्राप्तः पन्नेः, प्राप्तः पन्नेः, एक सूत्र है। सूत्र की बात करें तो द्वितीय श्रिता पतित गत अत्यस्त प्राप्तः पन्नेः। देखो क्या क्या लिखा है, श्रिता अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और अपन्नेः, यानी द्वितीय पद के साथ में, यानी देखो इसका अर्थ हुआ, यानी श्रीता अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त तथा अपन शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। यानी द्वितीय तत्पुरुष समास किसके साथ होगा? इसका अर्थ हुआ, सूत्र का अर्थ की बात करें तो सूत्रार्थ क्या हो गया भैया? सूत्रार्थ की बात करें, सूत्रार्थ क्या हो गया? श्रित पतित अतीत पतित, देखो क्या लिखा है? श्रित, उसके बाद में क्या लिखा है? अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है भाई? द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। किन किन के साथ होता है? श्रिता अतीता पतिता गत अत्यस्त प्राप्त और अपन्न। यदि ये वाले शब्द आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं? श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और अपन्न शब्द आते हैं, तो द्वितीय पद के रूप में तो हमें यह दिखाई देंगे। देखो प्रथम पद के रूप में तो क्या आएगी? द्वितीय विभक्ति। हमने लिखा है ना, यहाँ प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति होने के कारण द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है, तो प्रथम पद में तो क्या विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति। और द्वितीय पद के रूप में क्या आएंगे? श्रिता अतीता पतिता गत अत्यस्त प्राप्त और अपन्न। यानी कि जब हमें द्वितीय पद के रूप में ये शब्द दिखाई देते हैं तो हम यहाँ प्रथम पद में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। विभक्ति कौन सी लगाएंगे भैया? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो अब देखिए, ये तो हमारे हो गया समास विग्रह, समास विग्रह, और ये हो गया समास। ये क्या हो गया भाई? समास। ठीक है, समास कहूँ या समस्त पद कहूँ? अब पहले पद में क्या होना चाहिए? तो क्या आना चाहिए? श्रित आना चाहिए ना। शब्द लिखा है जैसे मान लो कृष्ण, तो पहले पद में तो क्या आएगा भाई? द्वितीय विभक्ति। तो कृष्ण शब्द की बात करो, द्वितीय विभक्ति आएगी तो कृष्ण कृष्णो कृष्णा कृष्णम कृष्णो कृष्णान, तो क्या बन जाएगा? कृष्णम श्रिता। ठीक है, देखो शब्द क्या क्या लिखा है? कृष्णम श्रिता। शब्द याद करिए, दुखम अतीता, कूपम पतिता, देखो शब्दों की बात करें, जैसे कूपम पतिता या नरकम पतिता। देखो शब्द क्या क्या थे? श्रिता अतीता पतिता गत, स्वर्गम गतः
ठीक है। शब्द की बात करें गत, है ना, देखो शब्द की बात करें गत, जैसे गृहम, गृहम गत, ठीक है। शब्द की बात करें कूपम, कूपम अत्यस्त, कूपम अत्यस्त, है ना, सुखम प्राप्त, सुखम प्राप्त, और संकटम, संकटम। शब्द की बात करें किसकी, कि तो शब्द क्या बनेगा, संकटम आपन्न, ठीक है, संकटम आपन्न। देखिए चलो ये कूपम पतिता को यहाँ चेंज कर देते हैं, क्योंकि कूपम तो शब्द हमने यहाँ प्रयोग कर लिया है, तो यहाँ चेंज कर लेते हैं। शब्द की बात करें तो दूसरा शब्द लिख देते हैं, जैसे नरकम, नरकम पतिता। देखिए सूत्र ये था हमारा कि द्वितीय, द्वितीय यानी द्वितीय पद हो, पहले पूर्व पद के रूप में क्या आएगी द्वितीय, और द्वितीय पद के रूप में क्या आएगा श्रितः, अतितः, पतितः, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, ये वाले पद हो, तो यानी इन पदों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। तो बताओ क्या करेंगे, ये तो हमारी हो गई समास विग्रह, ठीक है। बात क्या करें समास विग्रह की, तो देखो शब्द क्या लिखा है, श्रित, श्रित के साथ हम लोग क्या लगाएंगे द्वितीय, अतीत के साथ द्वितीय लगाएंगे, पतित के साथ भी द्वितीय लगेगी, गत के साथ भी द्वितीय लगेगी, अत्यस्त के साथ भी द्वितीय लगेगी, प्राप्त के साथ भी द्वितीय होगी, आपन्न के साथ भी कौन सी आएगी द्वितीय विभक्ति। तो देखो इन पदों में आप दिखाई दे रहा होगा, कृष्णम श्रितः, दुखम अतीतः, नरकम पतितः, स्वर्गम गतः, गृहम गतः, कूपम अत्यस्तः, सुखम प्राप्त, संकटम आपन्न। इनको जब हम इनका समस्त पद बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे, दोनों पदों को एक पद कर देंगे, तो बताओ क्या बनेगा, कृष्ण, कृष्ण श्रितः, कृष्ण पर आश्रित, कृष्ण श्रित का मतलब क्या हुआ, कृष्ण पर आश्रित। दुखम अतीता, दुख से परे, तो क्या बन जाएगा दुखातीता, ठीक है। नरकम पतिता, नरक पतिता यानी गया, गया या गिर गया, नरक में गया, तो बताओ क्या बनेगा नरक, क्या बनेगा नरक पतित, नरक पतिता है। आगे स्वर्ग में गया तो क्या बनेगा स्वर्ग गता है। गृहम गता का क्या बनेगा गृह गता है। आ क्या है कूपम अत्यस्त है, कुएं को भी पार कर गया है ना, कुएं से पार, कुएं उस कुएं से पार, तो क्या बनेगा कूपा, मिला देंगे दोनों को आ कर देते हैं, क्या बनेगा कूपात्यस्त है, अत्यस्त यानी कुएं से प्राप्त, और सुखम प्राप्त सुख को प्राप्त, तो क्या बन जाएगा सुख प्राप्त है। और संकटम अपन से यानी संकट से आपन, संकट से आपन का मतलब होता है संकट से घिरा हुआ या संकट में पड़ा हुआ, तो क्या बनेगा संकट, है ना, आ मिलाएंगे संकटाह पन्न है। देखिए शब्दों की बात करें, कृष्णम श्रित है, कृष्ण पर आश्रित, दुख से अतीत दुखातीत, नरकम पतित नरक में गिरा या गिरा हुआ, स्वर्गमत गत स्वर्ग में गया, घर को गया, कूपम अत्यस्त कुएं को पार गया यानी कुएं को पार किया, सुखम प्राप्त सुख को प्राप्त, और संकट से आपन यानी घिरा हुआ। सूत्रार्थ देखिए, पहले तो सूत्र क्या दिखा था, द्वितीय विभक्ति हमने प्रारंभ करी थी, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष यहाँ प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति होती है, और द्वितीय विभक्ति होने के कारण द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है। सूत्र के लिए एक सूत्र प्राप्त हो रहा था जिसका नाम था द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्य, कि श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है द्वितीय तत्पुरुष। देखिए समास विग्रह की बात करें, दो पद हो गए, प्रथम पद के रूप में द्वितीय तत्पुरुष समास होगा यानी द्वितीय विभक्ति प्राप्त होगी, और द्वितीय पद के रूप में श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन शब्द प्राप्त होंगे। जब इनको हम एक जगह मिलाएंगे यानी समास पद करेंगे या समस्त पद बनाएंगे तो क्या बनेगा कृष्णम श्रित से कृष्ण श्रित, दुखम अतीत से दुखातीत, नरकम पतित से नरक पतित, स्वर्गम गत से स्वर्ग गत, गृहम गत से गृह गत, कूपम अत्यस्त कूपात्यस्त, सुखम प्राप्त सुख प्राप्त है, संकटम आपन्न संकटापन्न है। देखिए मित्रों
हमने प्रारंभ किया है समास, और समास की बात करें तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास की बात करें तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास, और व्यधिकरण तत्पुरुष समास की बात करें तो विभक्ति तत्पुरुष समास, और विभक्ति में द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ये सूत्र जैसे हमारे प्राप्त होता है, यहाँ उदाहरण हमारे प्राप्त होते हैं, इसी के साथ हमारा जो समास है कौन सा विभक्ति तत्पुरुष समास समाप्त होता है। अब प्रारंभ होने वाला है जिसका नाम है तृतीया विभक्ति तत्पुरुष समास। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आगे की चर्चा हम आगे हमारी जो कक्षा होगी उस कक्षा में चर्चा करेंगे।